Last class we started with computation of capital gain, and there we were learning about all the components which are required to compute capital gain, like sale consideration, cost of acquisition, cost of improvement, expenses in connection with transfer, all those definition we were looking. फिर उसके बाद जब बात होने लग गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो हम लोग ने कुछ केसेस ऐसे भी डिस्कस किए जहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं होगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर हो रही थी, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अब उसके बाद एक बात और करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही, कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो मुझे मिलता है इन केस द एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन इंडेक्सेशन क्रिएट ही किया गया है, बनाया ही गया है 2001 से. यानी अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास मान लीजिए 1990 की है, जो आज आप 2018-19 में बेच रहे हो, 1990 की परचेज की हुई प्रॉपर्टी है जो आप आज 2018-19 में सेल कर रहे हो, तो मैं 1999 से लेके आज 2018-19 तक का इंडेक्सेशन नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि 1990 से इंडेक्सेशन है ही नहीं. इंडेक्सेशन जो महंगाई का इंपैक्ट है इनकम टैक्स में जो डाला गया वो 2001 से डाला गया है. तो इनकम टैक्स ये कहता है कि एक काम करो, 1990 से 2001 तक का तो आपके पास इंडेक्सेशन है नहीं, महंगाई का इंपैक्ट है नहीं, तो आप 2000 की सीधे मार्केट वैल्यू पकड़ लो और 2001 की मार्केट वैल्यू पे महंगाई का इंपैक्ट लगा दो, तो आज की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी. फिर से समझिए, मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी 1960 में, राइट, और 2018-19 में उसे सेल किया जा रहा है, तो 1960 से लेके 2001 तक का तो इंडेक्सेशन है नहीं, महंगाई का इंपैक्ट है नहीं इनकम टैक्स में. इंपैक्ट जो महंगाई का है वो 2001 से लेके 2018-19 तक आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, 2001 की सीधे मार्केट वैल्यू ले लीजिए. वो कहता है 1960 से 2001 का तो महंगाई का इंपैक्ट डल नहीं पाएगा, तो आप 2001 की सीधे मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट पकड़ लो और 2001 की मार्केट वैल्यू पे महंगाई का इंपैक्ट लगा दो 18-19 तक का, तो इंडेक्स कॉस्ट बन जाएगी. अब हमें यह पढ़ना है कि 2001 की मार्केट वैल्यू कब मिलती है और कब नहीं मिलती है. दोनों ही बात पढ़ेंगे यहां पे. 2001 की मार्केट वैल्यू लेने का कुछ एसेट में हक नहीं है आपको, मतलब वहां पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही ली जाएगी. ठीक है, तो इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि कुछ एसेट ऐसे हैं जहां पे 2001 के पहले का महंगाई का इंपैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, उसके बाद का जरूर मिल जाएगा, लेकिन 2001 के पहले का महंगाई का इंपैक्ट आपको नहीं मिल पाएगा. राइट, जब भी हम कहेंगे कि आपको 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि 2001 के पहले का महंगाई का इंपैक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है. आइए चलिए देखते हैं. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन April 1, 2001. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन April 1, 2001. जो April 1, 2001 को मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी. कब मान ली जाएगी? उन एसेट के रिस्पेक्ट में मान ली जाएगी जो एसेट आपने April 1, 2001 के पहले एक्वायर किया है. In the following cases, the SEC may take at his option either actual cost or the fair market value of the asset as on April 1, 2001 as the cost of acquisition. कहता है इन केसेस में SEC अपने ऑप्शन पे एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों ले सकता है April 1, 2001 की एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. देखिए, मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की 1994 में, कॉस्ट थी उसकी 2,20,000 रुपया. अब 1/4/2001 को, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू इस प्रॉपर्टी की थी 2,05,000 रुपया. एक बात बताइए, फेयर मार्केट वैल्यू 2,05,000 रुपया है, क्या मैं लेना पसंद करूंगा? बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा. अरे उसकी तो ओरिजिनल कॉस्ट ही ज्यादा है. ध्यान दीजिए, हम कॉस्ट को हमेशा बढ़ाना चाहेंगे ताकि कैपिटल गेन कम आए. तो 2,05,000 रुपए अगर फेयर मार्केट वैल्यू है तो ऑब्वियसली हम 2,05,000 की फेयर मार्केट वैल्यू लेना पसंद नहीं करेंगे, हम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 2,20,000 को ही लेना पसंद करेंगे. तो वही बात यहां पे कह रहा है कि आपके ऊपर ऑप्शन है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक, ईदर यू कैन टेक द एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ April 1, 2001 एज यू विश. Number 1, where the capital asset became the property of the SEC before April 1, 2001.
कैपिटल एसेट एसएससी की प्रॉपर्टी बनी अप्रैल 1, 2001 को। नंबर 2 इस डेट से पहले की प्रॉपर्टी है। दूसरा, द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय एनी मोड रेफर टू इन सेक्शन 49(1) एंड द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर बिफोर अप्रैल 1, 2001। क्या कहता है? Where the capital asset became the property of the SSC by any mode referred to in section 49(1). ओनर को प्रॉपर्टी कैसे मिली? 49(1) के तहत। एंड द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर बिफोर अप्रैल 1, 2001। मतलब ये रहे फादर और ये रहा सन, राइट। इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी 1990 में 10 लाख रुपए की, राइट। और सन को तो कैसे मिला है प्रॉपर्टी? विल में मिला है। ये मिला है मान लीजिए 2015 में। तो सन को प्रॉपर्टी कैसे मिली? यहां पे लग गया सेक्शन 49(1). इसको तो फोकट में प्रॉपर्टी मिली है, तो कॉस्ट कौन सी ली जाती है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ली जाती है। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर कितनी है? 10 लाख रुपया। बीच में आया होगा 2001। क्या 2001 की मार्केट वैल्यू लेने का हक है इस बेटे को? ये रहे पिताजी, ये फादर है, ये सन है। सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पिताजी की कॉस्ट थी 10 लाख रुपया, लेकिन बीच में 2001 भी तो आया है। तो क्या 2001 की मार्केट वैल्यू लेने का हक है बेटे को? हाँ, 2001 की मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी। मान लीजिए कि 2001 में मार्केट वैल्यू थी 20 लाख रुपया, तो सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? COA शॉर्ट में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 20 लाख रुपया। ये है केस। समझ में आ गया सबको? तो अगर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेना हो, प्रीवियस ओनर ने 2001 के पहले प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, तो भी आपको 2001 की मार्केट वैल्यू लेने को मिलेगा। आप खुद एक्वायर किए थे 2001 के पहले, तो मार्केट वैल्यू 2001 का मिल रहा है। अगर आपके ने 49(1) से प्रॉपर्टी एक्वायर की और जिसने प्रॉपर्टी अदर देन 49(1) एक्वायर की थी वो 2001 के पहले का है, तो आपको 2001 की मार्केट वैल्यू मिलेगी। द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट का फंडा ही एकदम अलग है, जो पीजीबीपी में पढ़ा गया था कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन का। उसमें 2001 की मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। फोर्थ है, व्हेन ऑप्शन इज अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1, 2001 व्हिचएवर इज हायर इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप वही लेंगे जो हायर होगा, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू। फिफ्थ, द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग। ये ऑप्शन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे नहीं मिलेगा। देख लीजिए 3 and 3 6 आइटम्स टोटल। ये आपको याद कर लेना है कि इन 6 आइटम पे 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब यहां पे जो कॉस्ट है वही कंसिडर होगा, राइट। अगर जो भी कॉस्ट है वो कंसिडर होगा। क्या है देख लीजिए, गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, मान लीजिए मैंने 1980 में गुडविल खरीदी थी, किसी के बिजनेस का गुडविल खरीदा था, ब्रांड नेम खरीदा था मैंने, ठीक है, कितने में? 10 लाख रुपए में। आज 2018-19 में मैं इसे सेल कर रहा हूं, राइट। तो अब क्या होगा, 2001 में मैं इसे, अगर 2018-19 में मैं इसे सेल कर रहा हूं तो 10 लाख रुपया मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। 2001 में जो मार्केट वैल्यू थी वो कंसीडर नहीं होगी, यही कॉस्ट लिया जाएगा। और इंडेक्सेशन का इंपैक्ट इस पे कहां से लग पाएगा? 2001 से लेकर 18-19 तक का ही लग पाएगा। ये 1980 में खरीदा गया था, लेकिन महंगाई का इंपैक्ट 1980 से लेके अभी तक का 18-19 का नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि 1980 से लेके 2001 तक का इंडेक्सेशन है ही नहीं। इंडेक्सेशन है ही कहां से बच्चों? वो 2001 से है। समझ में आ रही है बात सबको? तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, यहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिल पाएगा। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। कुछ लोग क्या करते हैं इस तरीके, जब भी बिजनेस सेल करना होता है ना तो ऐसे सेल करते हैं कि मेरे बिजनेस की एसेट 5 करोड़ रुपए की, गुडविल 2 करोड़ रुपए की, 7 करोड़ में बिजनेस सेल करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बिजनेस सेल करते हैं, मेरे बिजनेस की एसेट 10 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए का राइट टू मैन्युफैक्चर में दे रहा हूं आपको। मतलब मेरी फैक्ट्री जो थी इसमें आके माल बनाने का हक जो है वो 2 लाख रुपए का है,
और बाकी 10 लाख रुपए की एसेट है। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरीके से, ये भी देखिए कोई चोचले हैं ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, गुडविल को अलग अलग नाम से अलग अलग ढंग से बोला जा सकता है। गुडविल ही बोलने का तरीका है, राइट टू मैन्युफैक्चर हम बोल दें, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। अरे भगवान ये बताओ मुझे कि अगर किसी को मैं फैक्ट्री बेच दे रहा हूं, सारी एसेट बेच दे रहा हूं, तो वो आके माल ही तो बनाएगा, वो आके गुल्ली डंडा थोड़ी ना खेलेगा फैक्ट्री में। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचते ही हैं कि फैक्ट्री के एसेट ले लो 10 करोड़ रुपए के और आके यहां पे तुम माल बना सकते हो, इसका मैं हक दे रहा हूं तुमको 5 करोड़ रुपए में। अरे कुल मिला के सीधे बोला जा सकता है 15 करोड़ में फैक्ट्री बिक रही है, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट बनाए जाते हैं मार्केट में, इसलिए ये सब लिखा हुआ है। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस शोरूम बेच दिया 2 करोड़ रुपए का, और फिर कह रहे हैं राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, शोरूम में तुम अपना धंधा शुरू कर सकते हो, वो है 1 करोड़ रुपए का। अरे किसी ने शोरूम खरीदा है तो बिजनेस करने के लिए खरीदा है, वो अलग से बेचने की क्या आवश्यकता है। मतलब वो है वैसे तो यही कि 3 करोड़ रुपए का शोरूम बिक रहा है, लेकिन लोग इस तरीके के एग्रीमेंट बनाते हैं मार्केट में कि 2 करोड़ रुपए का मैं शोरूम बेच रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का तुम्हें राइट टू कैरी ऑन बिजनेस दे रहा हूं शोरूम का। ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम अलग से बेच देते हैं लोग कि बिजनेस की एसेट 10 लाख रुपए की और इस बिजनेस का ब्रांड नेम जो है वो 20 लाख रुपए का है, क्योंकि इतना पुराना धंधा है मेरा। ठीक है, कुल मिला के यही मतलब है 30 लाख का बिजनेस बिक रहा है। अच्छा, अब बात समझने वाली ये है, आपको क्या समझना है कि इन एसेट के रिस्पेक्ट में 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलती। तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ये सब देखिए सच पूछिए ना तो ये गुडविल जैसी बात हो गई तीनों। फिर उसके बाद टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट क्या होता है? हमारे देश में एक कानून है, वो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी भी मकान में 20 साल तक लगातार किराए पे रह जाते हो तो आपके पास टेनेंसी राइट आ जाता है, मतलब किराए पे रहने का हक आ जाता है उस मकान में। फिर से बताता हूं आपको, हमारे देश में कानून है, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अलग बात कर रहा हूं क्योंकि समझाना है आपको टेनेंसी राइट। हमारे देश में कानून है जो ये कहता है कि अगर 20 साल आप किसी मकान में लगातार किराए पे रह गए तो आपके पास किराए पे रहने का हक आ जाता है, इसी को कहा जाता है टेनेंसी राइट। मतलब अब मकान मालिक आपको निकाल नहीं सकता है। ठीक है, मकान आपका नहीं हो गया है लेकिन किराए पे रहने का हक आ गया है, अब आप लगातार किराया दीजिए और रहिए, मकान मालिक आपको निकलने को नहीं कह सकता, और अगर निकलने को कहता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब 20 साल बाद अगर मुझे कोई मकान से, किराए के मकान से निकालेगा तो वो बिना कुछ दिए नहीं निकाल सकता, कुछ उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा तभी वो मुझे निकाल सकता है लीगली। हाँ, वो उसने मुझे कहा 20 साल बाद की खाली कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है लीजिए, खाली कर दिया मैंने, वो एक अलग इश्यू है कि मैंने खुद ही खाली कर दिया। लीगली चाहे तो वो मुझे निकाल नहीं सकता है। ठीक है, वो कोर्ट भी जाएगा तो कोर्ट कहेगी कंपनसेशन दीजिए पहले राज अग्रवाल को, ये 20 साल से ज्यादा रह चुके हैं आपके मकान में, तो कोर्ट कंपनसेशन फिक्स करेगी कि 5 लाख रुपए इनको दीजिए, अब ये खाली कर देंगे। अरे बात समझ में? तो इसे कहा जाता है टेनेंसी राइट। मान लीजिए मैंने टेनेंसी राइट एक्वायर की थी, परचेज की थी, क्या आप टेनेंसी राइट परचेज भी कर सकते हैं? हाँ, टेनेंसी राइट परचेज भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मकान में ऑलरेडी 20 साल से ज्यादा रह चुका हूं, राइट, और अब मैं उसमें रहना नहीं चाहता, मैंने फर्दर किसी दूसरे किराएदार को पकड़ के उसमें लगा दिया और उसको टेनेंसी राइट दे दी कि अगर अब कंपनसेशन वगैरह मिलेगा तो तुम लेके निकल लेना। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ऑलरेडी एक मकान में 20 साल से अधिक किराए पे रह चुका हूं, अंडरस्टूड? तो टेनेंसी राइट मेरे पास है, यानी मैं कंपनसेशन ले सकता हूं। मैंने क्या किया, एक दूसरा किराएदार उस मकान में रख दिया, मतलब मैं खुद किराएदार हूं लेकिन फिर भी किराएदार ले आया उस मकान में रहने के लिए, और उसको टेनेंसी राइट दे दिया और उससे 3 लाख रुपए मैंने ले लिए और टेनेंसी राइट उसके नाम ट्रांसफर कर दिया कि अगर मकान मालिक निकालेगा तो तुम कंपनसेशन लेके निकलना, और मैं 3 लाख रुपए ऑलरेडी वसूल लिया उससे। ठीक है, तो अब जो बंदा टेनेंसी राइट खरीदा है, कितने का खरीदा है? 3 लाख रुपए का। अब ध्यान दीजिएगा ये बात कब की, अब आपको बता दी, ये 3 लाख रुपए में टेनेंसी राइट 1990 में खरीदा था वो बंदा। अब 2018-19 में वो टेनेंसी राइट को बेच रहा है,
मकान मालिक कोई मकान मालिक से कह रहा है मैं खाली कर रहा हूं, ये लो अपना टेनेंसी राइट, दो पैसा दो मुझे 10 लाख रुपया, ठीक है। तो बीच में आएगा 2001, क्या 2001 की मार्केट वैल्यू से मिलेगी उस टेनेंट को? नहीं मिलेगी। टेनेंसी राइट के रिस्पेक्ट में भी 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं है, जितने में उसने खरीदा था वही कॉस्ट मानी जाएगी। अब आपको एक बात बताएं, क्यों नहीं मिल रही है? आपको ये सब क्यों नहीं मिल रही है? थोड़ा सा कुछ ये भी बताइए तो मजा आ जाए। इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इसकी जेन्युइन वैल्यू बताना नामुमकिन है। लोग फर्जी बात करना शुरू कर देंगे मार्केट में, सरकार जानती है ये बात। पता है हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये हम थे, 1990 में 3 लाख रुपए में टेनेंसी राइट खरीदे थे, आज 2018-19 में बेच रहे हैं और हमको मिल रहा है 10 लाख रुपया, ठीक है। हम बोलेंगे हम तो 2001 में ही मेरे पास एक बंदा आया था, कह रहा था टेनेंसी राइट दे कि तुम मकान से निकल जाओ, मैं रहना शुरू कर देता हूं, मैं तुमको 20 लाख रुपया दे रहा हूं। मुझे तो 2001 में ही 20 लाख रुपए मिल रहे थे, यानी 20 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। और अब हम कहेंगे कि हमको तो घाटा हो गया 10 लाख रुपए में आज बेच के। सरकार कह रही है फोकट में बैठे बैठे 10 लाख रुपए मिल गया और तुमको घाटा भी हो गया इनकम टैक्स के हिसाब से, टैक्स भी नहीं दोगे और तो और घाटा दूसरे प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर लोगे। ये तो फर्जी बात कर सकते हैं ना। 2001 में इतना मिल रहा था, कहां सबूत लिखा हुआ है कि 2001 में तुमको कितना मिल रहा था? टेनेंसी राइट की कोई मार्केट वैल्यू स्टैब्लिश थोड़ी ना है कई मार्केट में। हम कह देंगे हमको तो मिल रहा था 2001 में मार्केट वैल्यू। जैसे गुडविल की बात करो, हमने 1990 में किसी से गुडविल खरीदी, किसी के और के बिजनेस की 10 लाख रुपए में, आज 18-19 में उसको बेच रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि 2001 में मुझे 50 लाख रुपए कोई दे रहा था, ठीक है। इनकम टैक्स वाला सबूत मांगेगा ना तो सबूत भी खड़ा कर देंगे। किसी कंपनी वाले को बोल देंगे कि एक काम करो, तुम बोल दो कि बस 50 लाख रुपए में मैं खरीद रहा था उस समय, बस इतना ही तो बोलना है, ना तुमने खरीदना है ना तुमने खरीदा था। बोल दो कि 50 लाख रुपए में खरीद रहे थे इनकम टैक्स वाले के सामने, तो हम सबूत भी इकट्ठा कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये फर्जी बात है। गुडविल का, ब्रांड नेम का 2001 में क्या मार्केट वैल्यू थी किसी के बिजनेस की, ये सब बताना नामुमकिन सी चीज है। और एक इंसान कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं लेने वाले हैं 2001 की मार्केट वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2001 की मार्केट वैल्यू कोई स्टैब्लिश्ड वैल्यू नहीं है कि इतनी होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए इंसान 100 रुपए भी दे सकता है तो 1 लाख रुपए भी दे सकता है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे बिजनेस का ब्रांड नेम है स्टडी एट होम, राइट। जिसको समझ है कि ये बिजनेस क्या है और कितना बड़ा बिजनेस है, वो मुझे 100 करोड़ रुपए भी दे सकता है कि मुझे ये ब्रांड नेम दे दो। और जिसको नहीं पता है वो शायद 1 करोड़ रुपए भी सोचेगा बहुत बड़ी चीज हो गई। तो यही तो बता रहे हैं, गुडविल, ब्रांड नेम, इसकी कीमत लगाना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सरकार कह रही है कि तुम तो जो मर्जी वो बोल दोगे 2001 की मार्केट वैल्यू, और उसको कॉस्ट लेके आज कैपिटल गेन निकालोगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम खूब ज्यादा ले लोगे कॉस्ट अपनी कि 2001 में हमको इतना मिल रहा था पैसा। यही वजह है। आज आपको 1 करोड़, क्या हम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को हो सकता है 10 लाख रुपए में भी तकलीफ हो जाए कि 10 लाख रुपए स्टडी एट होम ब्रांड नेम का नहीं होना चाहिए। एंड आई गारंटी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 करोड़ रुपए की भी वैल्यूएशन लगा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो टेनेंसी राइट, इसमें भी 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। रूट परमिट, रूट परमिट क्या होता है? जैसे मेरी पर्सनल व्हीकल है, मेरी पर्सनल कार है, तो वो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जा सकता हूं, ठीक है। मैं यूपी से लेके तमिलनाडु तक अपनी कार ले जा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कॉमर्शियल व्हीकल है तो कॉमर्शियल परमिट मिलता है। अगर आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल है ना तो आपको रूट परमिट लेना पड़ता है, और ये जो रूट परमिट होता है वो स्टेट वाइज मिलता है। जैसे अगर मेरे पास कॉमर्शियल व्हीकल है तो यूपी की है तो मुझे यूपी का रूट परमिट मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट, मतलब यूपी में कहीं भी चला सकते हैं। अगर मुझे एमपी में भी अपनी कॉमर्शियल व्हीकल को चलाना है ना, उस यूपी से एमपी ले जाना है, तो मुझे परमिट लेना पड़ेगा एमपी का। मान लीजिए मेरे पास ट्रक है, राइट, मैं ट्रक को यूपी में, एमपी में और बिहार में चलाना चाहता हूं, तो मेरे पास इन 3 स्टेट का रूट परमिट होना चाहिए, तभी चल सकती है।
जैसे यूपी में अगर व्हीकल खरीदी गई होगी तो यूपी का रूट परमिट तो बाई डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर एमपी और बिहार का रूट परमिट लेना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो जो लोग जिनकी गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान में चलती है ना, वो लोग ऑल इंडिया परमिट लेके चलते हैं। उनके पास ऑल इंडिया परमिट होता है, हर स्टेट का परमिट ले लेते हैं वो। कभी आप कॉमर्शियल व्हीकल पे देखे हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल व्हीकल पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। पीछे जहां नंबर प्लेट लगी होती है ना, वहीं पे लिखा रहता है, नंबर प्लेट के पास ही छोटा सा ऑल इंडिया परमिट, मतलब पूरे देश का परमिट है उनके पास, कहीं भी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल में लेना होता है, आपकी अपनी कार है, पर्सनल कार में नहीं होता है ये सब नियम। पर्सनल कार आप बिना परमिट के कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। अब देखिए और ये रूट परमिट जो होता है ना, ये सेलेबल आइटम है, ये ट्रांसफरेबल आइटम है। जैसे मैं ट्रक का धंधा करता हूं, मैंने यूपी, एमपी और बिहार का परमिट ले रखा है, मैं धंधा छोड़ना चाहता हूं, तो क्या ये परमिट किसी को बेच सकता हूं? हाँ, परमिट बेच सकता हूं। तो किसी दूसरे ट्रक वाले को परमिट बेच देंगे तो वो अपनी ट्रक ले जा सकता है, तो ये बिक सकता है, ये रूट परमिट बिकता है। मैंने 1990 में किसी से रूट परमिट खरीदा था 10 लाख रुपया का, ठीक है। अब 2018-19 में उसको बेच रहा हूं, कितने का? मान लीजिए 20 लाख रुपए का। तो सच पूछिए तो मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है, या 50 लाख रुपए का बेच रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन मैं चाहूं तो सरकार को बेवकूफ बना सकता हूं। यहां पे ये कहूंगा कि 2001 में मार्केट वैल्यू थी 40 लाख 50 लाख रुपया, तो उसको कॉस्ट मान लेंगे, इंडेक्सेशन लगा देंगे और यहां पे दिखा देंगे घाटा हो गया हमको, क्योंकि भाई महंगाई का इंपैक्ट 2001 से लेकर 18-19 तक का लगेगा। तो 50 लाख रुपए पे महंगाई का इंपैक्ट लगा के तुम बहुत बढ़ा देंगे उसको। 50 लाख रुपए 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा महंगाई का इंपैक्ट लगा के 2001 से लेकर अब तक का, ठीक है। तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, 50 लाख रुपए में सेल हो रही है, हम कहेंगे 1 करोड़ रुपए का मुझको घाटा हो गया, जबकि कमा रहे हो तुम। तो सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, आपकी कॉस्ट जो 10 लाख रुपए थी वही ली जाएगी, 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 2001 में आपके रूट परमिट का कितना मिल रहा था ये बात कौन बताएगा, उसकी मार्केट वैल्यू कहीं लिखी तो है नहीं। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से पे करता है, राइट। मेरे पास कोई रूट परमिट लेके आएगा यूपी, एमपी, बिहार का, कहेगा कितने का ले लेंगे राज अग्रवाल जी, हम कहेंगे 100 रुपया का भी ना ले, हमारे किस काम का। दूसरा बंदा है, ट्रक खड़ी है, चला नहीं पा रहा है, ट्रक खरीद के खड़ी है गोदाम में, लॉस हो रहा है उसको, ठीक है, ट्रक खरीदा है, ईएमआई पे ईएमआई देनी पड़ रही है, पैसे नहीं है, ट्रक चल नहीं सकती, अभी रूट परमिट नहीं मिल रहा है। वो बंदा जरूरतमंद है, वो न जाने कितना पैसा दे सकता है आपको, क्योंकि उसकी तो 10-10 ट्रक खड़ी है, ठीक है, और हर महीने के महीने ईएमआई उसको देनी पड़ रही है, ट्रक क्योंकि लोन लेके खरीदा है बेचारा, रूट परमिट है नहीं, ट्रक चल नहीं सकती है। वो मजबूर इंसान आपको कितना पैसा दे सकता है, एक अलग विषय है। वो समझ में आ रही है बात सबको? तो इसीलिए सरकार कह रही है कि 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं ली जाएगी। लूमास क्या है? खादी इंडस्ट्री को जितना चाहे जितना देर नहीं चलाया जा सकता। अगर आप खादी समझते हो ना, गांधी जी, वैसे तो गांधी जी कपड़ा पहनते ही नहीं थे, जो थोड़ा बहुत पहनते थे ना हल्का फुल्का, कोई फोटो देख लीजिएगा गांधी जी की मिल जाएगी, तो जो थोड़ा बहुत पहनते थे वो खादी था। अब खादी बनाई जाती है लूम्स में चरखे की मदद से, ठीक है। पता है आज भी हम खादी का एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन खादी में कोई बड़ी कंपनी नहीं है आज तक हिंदुस्तान में। खादी में सारे के सारे छोटे व्यापार हैं, लघु उद्योग जिसे कहते हैं, सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो खादी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है खादी का। क्यों रिलायंस जैसी कंपनी खादी का काम नहीं कर रही है? पता है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये व्यापार में आपको आवर्स की परमिशन लेनी होती है। इसमें मिलता है लूम आवर्स, लूम कहा जाता है उसको जहां पे खादी बनती है, आपको लूम के आवर्स लेने पड़ते हैं। सरकार ऐसे बोलती है बस 4 घंटा ही चला सकते हो अपना लूम, लूम मतलब वो फैक्ट्री जहां पे खादी बन रही है, वो 4 घंटे ही चला सकते हो, 6 घंटे ही चला सकते हो, इस तरीके से परमिशन मिलती है। रिलायंस जैसी कंपनी वो काम नहीं करती है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो, इतना कर सकते हो, उतना कर सकते हो, इतना माल बना सकते हो। रिलायंस कंपनी जब कोई काम करती है तो मार्केट फोड़ देने वाला काम करती है कि अगर हम आ गए हैं तो इस क्षेत्र में अब दूसरा कोई नहीं रहेगा,
ठीक है, गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि बड़ी कंपनियां अगर खादी में आ गई तो इतने सारे छोटे उद्योग देश में खादी के हैं, सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई टिक ही नहीं पाएगा। बड़ी कंपनियां जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो निश्चित है प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आएगी, तो वो तो तोड़ देंगे उनको, खत्म हो जाएंगे जितने छोटे उद्योग हैं। गवर्नमेंट वो छोटे उद्योग खत्म नहीं होने देना चाहती है, और इसलिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इतने घंटे काम ही करने देंगे। अब बड़ी कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं लेती, कौन 4 घंटे का काम करेगा? ये बड़ी कंपनियां काम करती हैं वो जो 24 घंटे चलता है और 3 शिफ्ट में लेबर आते हैं, 8-8 घंटे काम करके चले जाते हैं, तब ना वो धंधे में पेनिट्रेट कर जाते हैं और मार्केट से सबको गायब कर देते हैं। वो तो 24 घंटे चलने वाला काम ही करते हैं, राइट। तो लूमास जो है वो खरीदे भी जाते हैं, लूमास खरीदे भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लूमास 4 घंटे का मिला हुआ है और आपको 2 घंटे का लूमास मिला हुआ है, तो मैं चाहूं तो ये 2 घंटे का लूमास आज से खरीद सकता हूं, तो मेरे 6 आस लूम के हो जाएंगे और मैं 6 घंटे लूम चला सकता हूं। अब आप नहीं चलाओगे, आपका 2 घंटा मैंने खरीद लिया। मान लीजिए मैंने 1980 में 2 घंटे की लूम आज खरीदे थे 2 लाख रुपए में, आज मैं उसी को बेच रहा हूं 2018-19 में 20 लाख रुपए का। कमा रहा हूं कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, 2 लाख रुपए की चीज आज 20 लाख रुपए में बेच रहे हो, कमा रहे हो, भरपूर कमा रहे हो। लेकिन मैं चालाकी कर सकता हूं, सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। मैं करूंगा क्या? मैं कहूंगा कि 2001 में ही मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे थे, तो मेरी कॉस्ट तो 20 लाख रुपए हो गई। फिर मैं 2001 से लेकर 18-19 तक का इंडेक्सेशन लगाऊंगा, और इंडेक्सेशन लगाऊंगा तो महंगाई का इंपैक्ट तो लगभग 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे चल के कि महंगाई का इंपैक्ट कितना है। अभी मान लीजिए 3 गुना है, 2001 से लेकर 18-19 तक का महंगाई का इंपैक्ट 3 गुना है, यानी 20 लाख रुपए की चीज कहलाएगी 60 लाख रुपए की। अब मैंने बेचा है 20 लाख रुपए में, तो मुझे 40 लाख रुपए का घाटा हो गया। मैं सरकार से कहूंगा मुझे तो 40 लाख का घाटा हो गया, और 40 लाख का घाटा दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट कर दूंगा, और जो दूसरी जगह टैक्स देना था वो भी नहीं दूंगा। मतलब इस पे तो टैक्स देना दूर, दूसरे प्रॉफिट पे भी टैक्स नहीं दूंगा मैं। तो सरकार कह रही है तो बेवकूफ बनाने की स्कीम बन जाएगी अगर सरकार ने 2001 की मार्केट वैल्यू दे दी, तो गवर्नमेंट कह रही है मैं नहीं देने वाला 2001 की मार्केट वैल्यू। तो याद कीजिए कि 2001 की मार्केट वैल्यू कहां कहां नहीं मिल रही है। गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, कैरी ऑन एनी बिजनेस वगैरह, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, लूमास, रूट परमिट। रट लीजिए, टेनेंसी राइट पहला वाला 3 तो गुडविल जैसी बात है सारी, और 3 अलग से जो है वो क्या है? टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमास। टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमास। वेदर सेल्फ जनरेटेड और अदरवाइज, चाहे आपका सेल्फ जनरेटेड हो या अदरवाइज हो, 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मैंने एक चार्ट बनाया है इन स्पेशल एसेट्स के लिए, सिर्फ इसको स्पेशल एसेट बोल देते हैं, इन्हीं के लिए, इन्हीं 6 आइटम के लिए बनाया है। इन 6 आइटम के रिस्पेक्ट में मैंने सारी बात बताई है यहां पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी, मार्केट वैल्यू 2001 का मिलेगा कि नहीं, एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफर करते समय किए हो तो वो मिलेगा कि नहीं, ये सारी बात करेंगे। देखिए 6 एसेट वही है इस चार्ट में, देख लीजिए। पहले एसेट वाले कॉलम को देखिए, बस इस कॉलम को देखिए जो कॉलम मार्क कर रहे हैं। पहला गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, फिर उसके बाद है ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमास। अगर ये एसेट सेल्फ जनरेटेड है, अगर ये एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो इनकी कॉस्ट निल है। इनकी कॉस्ट निल क्यों है, ये बात पहले ही बता दिए थे जब आपको पीजीवीपी पढ़ा रहे थे। याद आ रहा है, एक बिजनेसमैन बोल रहा था कि मैंने गुडविल बेचा है 1 करोड़ रुपए का, और इसकी कॉस्ट क्या है ये इनकम टैक्स वाले आप ही बता दो, ये तो मेरा 10 साल का खून पसीना है, अगर आप में ताकत है तो निकाल दो मेरे खून पसीने की कीमत, क्योंकि इस गुडविल तो मैंने 10 लाख रुपए का बेचा है ना, कितने का? 1 करोड़ रुपए का बेचा है ना, ठीक है, प्रॉफिट थोड़ी ना है 1 करोड़ रुपए। ये तो गुडविल कहां से बना है, मेरा खून पसीना लगा है इसमें, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का। कीमत निकालो इसकी, घटा दो और फिर इनकम आ जाएगी। तो कोर्ट से वो केस एसएससी जीत गया था, और कोर्ट ने कहा था कि खून पसीने की कीमत नहीं निकाली जा सकती है आपके, तो वो भी बोल देता है मैं टैक्स नहीं दूंगा, और वो केस जीत जाता है, उसे टैक्स देना भी नहीं पड़ता।
तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगले बजट में किया कि जितने भी एसेट सेल्फ जनरेटेड है, जहां पे भी आप बोलते हो मेरा खून पसीना लग गया है, तो गवर्नमेंट कहती है उसकी कॉस्ट नील मानी जाएगी। यानी अगर मैं कहता हूं मेरा खून पसीना लगा के मैंने ये बनाया है, पैसा नहीं लगाया, खून पसीना लगाया मैंने और बनाया ये आइटम जिसको मैं 2 करोड़ रुपए में बेच रहा हूं, तो सरकार कहती है 2 करोड़ रुपए तुम्हारी इनकम है, इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी कॉस्ट है वो नील है। खुद से कोई भी चीज तैयार हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट नील मानी जाएगी। तो सेल 2 करोड़ रुपया, कॉस्ट नील, तो प्रॉफिट भी कितना, 2 करोड़। तो देखिए गवर्नमेंट सारे सेल्फ जनरेटेड एसेट में कॉस्ट नील बोल रही है, नील 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 नील। हाँ, अगर खरीदे हो ये सारी, तो जितने में खरीदे हो वो लिया जाएगा। देखिए परचेज में एक्चुअल जितने में खरीदे हो वो माना जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा? तो देखिए गुडविल में नहीं देंगे, क्योंकि फिर आप नौटंकी यहां शुरू कर दोगे, कहोगे 10 लाख रुपए की गुडविल लाए थे, फिर अपना खून पसीना लगा दिए इसमें, फिर वही बात आ जाएगी ना। तो यहां पे इसीलिए इंप्रूवमेंट भी नहीं, राइट टू मैन्युफैक्चर कैरी ऑन बिजनेस भी नहीं, राइट। अब उसके बाद देखिए बाकी इन 4 जगह पे एक्चुअल इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपको मिल रही है। क्यों मिल रही है बताते हैं। जैसे ट्रेडमार्क जो मैंने खरीदा था, ब्रांड नेम जो खरीदा था, वो नेशनल ब्रांड नेम था, अब मैंने उसमें पैसे लगा के उसको इंटरनेशनल ब्रांड नेम बना दिया, तो भाई इंप्रूवमेंट में खर्चा हुआ है। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट एक्वायर करने के लिए निश्चित है, हो सकता है आपने खर्चे किए हो, ठीक है, तो जो भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी। आपको थोड़ा सा और टेनेंसी राइट समझा दें, नहीं तो आपको लगेगा कि बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने एक मकान किराए पे लिया, मैंने एक मकान किराए पे लिया, बहुत बड़ा मकान है वो, मैंने किराए पे मुझे मिल गया, वो बड़ा सारा मकान किराए पे मिल गया मुझे 1 लाख रुपए महीने पे, 1 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पे, ठीक है। सच पूछो तो इसका किराया 1 लाख रुपए नहीं होना चाहिए, इसका किराया कम से कम 4 लाख रुपए होना चाहिए। मुझे 1 लाख रुपए में क्यों मिल गया? क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी जर्जर हो रखी है, मतलब पूरा खंडहर है। इस बिल्डिंग को मुझे रेनोवेट करना पड़ेगा, तब जाके ये इस्तेमाल लायक होगा, और इसके रेनोवेशन में मैंने अपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। जब सोचो किराए पे बिल्डिंग लेके अपना 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, इसीलिए वो बंदा मुझे 1 लाख रुपए में दे दिया हर महीने, क्योंकि 1 करोड़ रुपए हम अपना लगा के उसको पहले तो बिल्डिंग को सही करा रहे हैं और फिर 1 लाख रुपए किराया देंगे। शायद वो बिल्डिंग सही होती तो 1 लाख रुपए किराया होता भी नहीं, वो किराया 4-5 लाख रुपए मांगता महीने का। सिचुएशन समझ में आ गई है। मैंने बिल्डिंग को रेडी करा लिया, 1 करोड़ रुपए लगा दिए अपने, 2 महीना बीता, मैंने उसको 1 लाख रुपए पहले महीने किराया दिया, दूसरे महीने फिर 1 लाख रुपए दिया, और तीसरे महीने वो कहता है मकान खाली करो। कर देना चाहिए क्या मुझे? कर देना चाहिए मुझे? 1 करोड़ रुपए लगा के उस मकान में बैठे हैं, 2 महीना रखे, यूज किए, अब खाली कर दे मकान। टेनेंसी राइट आया है क्या मेरे पास? टेनेंसी राइट तो मैंने बोला है, रहने का हक तो आपके पास 20 साल बाद आता है। कोई बात नहीं, आप कोर्ट जाइए अभी तुरंत, और कोर्ट में जाके बताइए कि 1 करोड़ रुपए मकान में लगाए हमने, और 2 महीने बाद मकान मालिक कह रहा है खाली कर दीजिए मकान। कोर्ट खुद कह देगा कि आपके पास टेनेंसी राइट आ गई है, 2 ही महीने में आ गई, कह देगा रहने का हक है आपके पास, निकाल नहीं सकता है मकान मालिक, और अगर निकालेगा तो 1.5 करोड़ रुपए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा कोर्ट डिसाइड कर देगी तुरंत 2 ही महीने बाद। क्यों? क्योंकि रहने का हक है मेरा, लीगल है भाई, हमने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं उस मकान में, ऐसे कैसे कोई 2 महीने बाद मुझे निकाल सकता है? समझ में आई बात सबको? तो टेनेंसी राइट 2 तरीके से आती है, एक तो 20 साल तक रह जाएगी तो भी आ जाएगी, और दूसरा कोर्ट से आप ले लीजिए ना। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको रहने का हक है, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट ऐसा फैसला करेगी कि आपके पास टेनेंसी राइट आ गई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोर्ट कचहरी में खर्चे हुए होंगे? हाँ हुए होंगे। इस खर्चे की वजह से मेरे पास टेनेंसी राइट आई है, ये एक्चुअल कॉस्ट सरकार कंसिडर करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी। मैंने 3 लाख रुपए खर्चा किया तब जाके टेनेंसी राइट आई मेरे पास, ठीक है। मेरे पास टेनेंसी राइट आ गई कि अब 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएगा। इतना कुछ करने के बाद मेरा मन खुद ही भर गया था,
हमने सोचा 3 लाख रुपए खर्चा करके टेनेंसी राइट आ गई है कि 1.5 करोड़ रुपए में मकान वापस से हम छोड़ सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए लेके। हमने क्या किया, कोर्ट से केस जीत गए कि अब तुम रह सकते हो इसमें, 3 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ था, कोर्ट ने कंपनसेशन भी डिसाइड कर दिया कि खाली करोगे तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। मैंने मकान मालिक से कहा एक काम करो, अब मैं खाली ही कर रहा हूं, केस तो जीत ही गया हूं, अब तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा ना। मैंने कहा कि मैं खाली करता हूं, तो 1.5 करोड़ रुपए सेल कंसिडरेशन हो जाएगी और मेरी क्या इंप्रूवमेंट कॉस्ट है उसकी, यहां 3 लाख रुपए है, कॉस्ट नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने एक्वायर नहीं किया था, ये मैंने इंप्रूव कर लिया है। अंडरस्टूड एवरीवन? हालांकि इन सब पे बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ना बहुत क्लियर क्वेश्चन होता है इसमें, कहता है रूट परमिट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना, इंप्रूवमेंट इतना, एकदम सीधा सीधा लिखता है, ये सीधे वर्ड ही यूज कर लेता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है ये कॉस्ट है क्या चीज, इंप्रूवमेंट क्या है, एक्विजिशन क्या है। रूट परमिट इस सब में, लू मास, ये सब में एक्चुअल इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अब जहां तक रही बात 2001 के मार्केट वैल्यू की, तो वो मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा, नो 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 नो। बेचते समय कुछ खर्चा लगा है तो क्या वो डिडक्ट कर सकोगे, बिल्कुल करोगे, एक्चुअल 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 एक्चुअल। चलिए अब बताइए आपको याद हो गया कि नहीं। अगर ये सब 6 सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो नील, खरीदे हो तो जो एक्चुअल कॉस्ट है 2001 की मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। इंप्रूवमेंट, गुडविल और राइट टू मैन्युफैक्चर कैरी ऑन बिजनेस में तो नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ये सब में मिलेगा जो भी एक्चुअल आपका खर्चा हुआ है। क्लियर है सबको? सेक्शन 51 एडवांस मनी रिसीव्ड एंड रिटेन्ड। एडवांस मनी रिसीव्ड एंड रिटेन्ड क्या मतलब होता है इसका? एडवांस मनी फॉरफिटेड, मेरे पास एक मकान है, ध्यान से सुनिएगा, 2 बार रिपीट नहीं होगा। मेरे पास एक मकान है जो मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा है, ये मेरी कॉस्ट है। कब खरीदा था? बहुत पहले खरीदा था, 1980 में खरीदा था मैंने। आज 2018-19 में मैं इसका सौदा कर रहा हूं बेचने का। कितने रुपए में? 1 करोड़ रुपए में बेच रहा हूं। मैंने, जो पार्टी मेरे साथ सौदा कर रही है वो कह रही है कि ठीक है मैं तैयार हूं 1 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए, 20 लाख रुपए एडवांस पकड़िए और बैलेंस 80 लाख रुपए में 6 महीने बाद दूंगा। वो कहता है 80 लाख आफ्टर 6 मंथ। समझ में आ रहा है ना पूरी कहानी? 10 लाख का मकान खरीदे थे 1980 में, आज 1 करोड़ रुपए का बेच रहा है 18-19 में। 20 लाख रुपए एडवांस उसने दे दिया और 80 लाख रुपए बोला है कि 6 महीने बाद दूंगा। 6 महीने में दूंगा, विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ 80 लाख रुपए दूंगा और इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लूंगा। और अगर 6 महीने के अंदर 80 लाख रुपए नहीं दिया तो 20 लाख रुपए आप रख लीजिएगा फॉरफिट। एडवांस वापस नहीं करना है। ये तय है कि अगर उसने 6 महीने में बाकी पैसे देके रजिस्ट्री कराई तो ठीक, नहीं तो 20 लाख रुपया फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी 20 लाख नहीं बोलते हैं, 1 सेकंड, हम 20 लाख की बात भी कर लेंगे। ठीक है, अभी छोटा अमाउंट बोलते हैं, 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। आप सोच रहे होंगे कि सर 20 ले रहे हैं, कभी 5 बोल रहे हैं, फिर फटाक से 4 बोल रहे हैं। पर्पस है बच्चों, पर्पस है उसके पीछे। अभी आपको पूरी बात बताएंगे, ठीक है, कि अभी हमने बहुत सिंपल करने के लिए 4 लाख रुपए लिया है। तो मैंने 4 लाख रुपए लिया और कितनी अब उसको और देना होगा 6 महीने के अंदर? 96 लाख रुपए उसको और देना होगा। और अगर उसने नहीं दिए तो मैं ये 4 लाख रुपया रख लूंगा। ये सौदा हुआ है। 6 महीने के अंदर वो मुझे पैसे दे नहीं पाता है और मैं 4 लाख रुपए रख लेता हूं। आप मुझे बताएंगे बच्चों, क्या ये इनकम है कि नहीं है? आमदनी हो गई कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, हो गई। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है इसके लिए, कैसे इनकम निकलवाता है, कैसे टैक्स लेता है, आइए समझते हैं। कि अगर मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी का सौदा करता हूं और कुछ एडवांस पैसे रिसीव कर लेता हूं जो वापस नहीं करने पड़ते, तो वो कैसे इनकम बनती है ये सीखना है। इसी को बोला गया एडवांस मनी रिसीव्ड, एडवांस में पैसा रिसीव किए, एंड रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब रख लिए। एडवांस रिसीव किए और रख लिए, रिटेन कर लिए, देना नहीं पड़ा,
मतलब सौदा हुआ नहीं, तभी तो रिटेन कर लिए, राइट। Any advance or other money received and retained by the SSE shall be deducted from cost of acquisition or the WDV or the fair market value as the case may be. The amount forfeited by previous owner shall not be deducted. देखिए, एडवांस मनी आपने रिसीव किया और फॉरफिट कर लिया तो कहां से डिडक्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। यानी मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका सौदा किया, 4 लाख रुपए एडवांस लिया और देना नहीं पड़ा, रिटेन कर लिया मैंने, तो अब प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख रुपए हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जब भी कभी आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन क्या होगा? 4 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 लाख रुपए की कॉस्ट आपकी कम हो गई, तो कैपिटल गेन निश्चित है बढ़ेगा जब आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे। तो ये कॉस्ट को कम करता है। एडवांस मनी रिसीव करते जाइए, फॉरफिट करते जाइए, कॉस्ट को कम करते जाएगा ये। अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी डिडक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको प्रॉपर्टी 49(1) के तहत मिली है, तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं। अब प्रीवियस ओनर ने भी कुछ पैसे फॉरफिट कर रखे थे, तो वो आपको लिस्ट नहीं करना है। जैसे पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, पिताजी ने खरीदी, ध्यान से सुनिए, पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, पिताजी ने बेचने का सौदा किया, 2 लाख रुपए लिया और फॉरफिट कर लिया, और आज प्रॉपर्टी अब बेटे को मिल गई, तो बेटे के हाथ में कॉस्ट क्या है? 10 लाख रुपए ही। 2 लाख रुपए जो फॉरफिट किया वो नहीं घटाया जाएगा, बेटा फॉरफिट करेगा पैसा तो घटाया जाएगा, ठीक है। पुराना ओनर फॉरफिट किया पैसा, उससे मतलब नहीं है। अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी डिडक्टेड, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset on or after 1/4/14, then such sum shall not be deducted from the cost for which the asset was acquired or the written down value or the fair market value as the case may be in computing the cost of acquisition. कह रहा है कि अगर एडवांस मनी 1/4/2014 के बाद आपको मिला है, ठीक है, तो वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, shall not be deducted from the cost, fair market value, whatever. Instead shall become chargeable to tax under the head income from other sources, जबकि वो income from other sources बन जाएगा। बस एक डेट याद कर लीजिए, ये 1/4/14। अगर इसके पहले एडवांस मनी फॉरफिट हुआ है तो वो लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और अगर इसके बाद पैसा फॉरफिट हुआ है तो वो आईयूएस की इनकम होगी। अब 1/14 के पहले की बात आपसे क्यों कर रहा है, बात समझिएगा, क्योंकि हो सकता है 1/14 के पहले आपने पैसे फॉरफिट किए थे, वो प्रॉपर्टी आज बेची जा रही है 18-19 में, तो कॉस्ट से लेस होगा। क्योंकि 2014 के बाद से 1/4/2014 से जो लॉ चेंज हो गया था, 1/4/2014 से लॉ ये हो गया कि जो भी एडवांस मनी आप फॉरफिट कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी, राइट। तो यही है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज की गई, परचेज हुई इन 2005, ठीक है, फॉरफिट किया गया कुछ पैसे आपने फॉरफिट किए इन 2009, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपए यहां फॉरफिट किए, फिर आपने फॉरफिट किए इन 17-18, 1 लाख रुपया, और सेल हो रहा है 18-19 में, ठीक है। तो क्या होगा, सेल हो रहा है 18-19 में फॉर ₹25 लाख। तो अब होगा क्या कि ये 2 लाख रुपया तो इसमें से 10 लाख रुपए में से कट जाएगा, ठीक है। कॉस्ट कहलाएगी आपकी 8 लाख रुपया। प्रॉपर्टी परचेज हुई थी 2005 में, तो 2005 से इंडेक्सेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कॉस्ट को इंडेक्स कॉस्ट बनाया जाएगा और 25 लाख से लेस कर दिया जाएगा, तो आपकी इनकम आ जाएगी। और 17-18 में जो 1 लाख रुपए आपने फॉरफिट किया था, वो 17-18 की आईयूएस की इनकम बनी गई थी, वो 17-18 में ही आईयूएस की इनकम बन गई थी। 18-19 में सेल किया 25 लाख, तो 25 लाख सेल हो गया, कॉस्ट आपकी 8 लाख मानी जाएगी। 2014 के पहले का फॉरफिटेड पैसा कॉस्ट से लेस हो जाएगा और फिर उस पर इंडेक्सेशन किया जाएगा। But if any advance money is forfeited against any rural agricultural land, then it cannot be treated as income under section 56(2)(9) because rural agricultural land is not a capital asset. मान लीजिए आपने गांव की खेती वाली जमीन के अगेंस्ट कुछ पैसा फॉरफिट किया, तो वो इनकम नहीं कहलाएगी,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं कहलाएगी। वो इसलिए नहीं कहलाएगी बच्चों क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आपने पैसे फॉरफिट किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट, ठीक है, जैसे ये लिखता था ना कि एडवांस मनी रिसीव्ड एज एडवांस इन नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट की नेगोशिएशन कर रहे हो और एडवांस रिसीव कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, तो आईयूएस की इनकम है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उसका कोई नेगोशिएशन हो, एडवांस मनी रिसीव करो, फॉरफिट करो, तो वो इनकम नहीं कहलाएगी अदर सोर्सेस की। फिर फेयर मार्केट वैल्यू टू बी द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वेयर कंसिडरेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा जहां पे कंसिडरेशन डिटरमिन नहीं की गई है, ठीक है। जैसे हमने बेच दिया और हम कह रहे हैं कि मुझे कितने में बेचा नहीं पता। जैसे याद है आप कह रहे थे कि मैंने कितने का बनाया इस प्रॉपर्टी को, ये नहीं पता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं पता, तो गवर्नमेंट ने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, सेल्फ जनरेटेड एसेट है, खुद से बन गई, आपको नहीं पता तो कॉस्ट निल है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर सेल नहीं पता आपको, अब ये हल्ला करोगे मुझे सेल नहीं पता, आप कैपिटल गेन कैसे निकालूं, कॉस्ट नहीं पता तो कॉस्ट निल, और सेल नहीं पता तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल है। तो 50D ये कहता है कि कभी भी ये नौटंकी मत शुरू करना कि मुझे सेल ही नहीं पता है, कितने में बेच दिया मैंने, क्योंकि ये हुआ था, इस वजह से मैंने प्रॉपर्टी दी। तो गवर्नमेंट कह रही है कुछ नहीं, तो अगर तुम सेल नहीं बता पा रहे हो तो जो फेयर मार्केट वैल्यू हो वही उसकी सेल कंसिडरेशन होगी, राइट। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ अगला टॉपिक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII देखेंगे। बेसिकली CII की मदद से ही हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालते हैं कॉस्ट पे, और कॉस्ट हमारी कहलाती है इंडेक्स्ड कॉस्ट। ये आपके साथ अगली क्लास में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।